अब देखो कंसंट्रेशन रिप्रेजेंटेशन, representation of a solution of a homogeneous इसके डिफरेंट वेज। तो पहले तो जैसे हम ये जानते हैं सॉल्यूशन का क्या मतलब है। Solution is a mixture of homogeneous mixture of two or more than two components, दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट सब्सटेंसेज हो, होमोजीनियसली मिक्स्ड हो, जिसमें देख के उनमें कोई डिफरेंस पता ना चल रहा हो, होमोजीनिटी लग रही हो, तो दैट वी कॉल अ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का जो एस्पेक्ट यहाँ पे हमको पढ़ना है कि भाई जैसे हम लोग लेबोरेटरी में बहुत से सॉल्यूशन यूज़ करते हैं। लेबोरेटरी में हम लोग यूज़ करते हैं NaOH यूज़ करते हैं, एसिडिक सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करते हैं, HCl यूज़ करते हैं, और भी बहुत से सॉल्यूशंस यूज़ करते हैं। तो बहुत से सॉल्यूशन जनरली ज़्यादातर सॉल्यूशंस पानी में बनाए जाते हैं। तो सॉल्यूशन जो आपको दिया हुआ है तो उसमें सॉल्यूट भी है, सॉल्वेंट भी है। अच्छा, अगर एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट है तो उसको बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। ज़्यादातर हमारा काम बाइनरी सॉल्यूशन से ही पड़ेगा। तो अब यहाँ पे हम जिस एस्पेक्ट को स्टडी करना चाह रहे हैं वो ये है कि कोई अगर सॉल्यूशन हमें दिया हुआ है तो हमारे पास क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम ये इंडिकेट कर पाएँ, या एक लैंग्वेज हो केमिस्ट्री की कि अगर एक दूसरे को बोले तो ये समझ में आ जाए कि उस सॉल्यूशन में कितना पोर्शन सॉल्वेंट है, कितना पोर्शन सॉल्यूट है। मतलब आपको एक सॉल्यूशन दिया हुआ है पर आपको ये पता चल जाए कि अगर 100 ग्राम सॉल्यूशन मैंने लिया तो उसके अंदर कितना सॉल्यूट होगा, कितना सॉल्वेंट होगा। तो एक सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन रिप्रेजेंट करने के बहुत से तरीके हो सकते हैं। एक यूनिट हो सकती है कि आपको ये पता करना है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना ग्राम सॉल्यूट है। एक हो सकता है कि 100 ml में कितना ml सॉल्यूट है, 100 ml में कितना ग्राम सॉल्यूट है। अलग अलग जगह पे अलग अलग रिक्वायरमेंट हो सकती है, इसीलिए अलग अलग वेज ऑफ रिप्रेजेंटेशन भी। तो पहले तो हमें ये देखना है कि डिफरेंट वेज ऑफ जो रिप्रेजेंटेशन है उनके मतलब क्या है। व्हाट इफ समथिंग इज गिवन टू अस, या एक चिट पे लिखा हुआ है कि 29% मास बाय मास सॉल्यूशन, तो इसका क्या मतलब है। मास बाय वॉल्यूम लिखा है तो उसका क्या मतलब है। तो डिफरेंट वेज होते हैं, कम से कम कह सकते हैं कि हम 12-13 तरीके देखेंगे कि कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए उनका मतलब क्या है। एंड देन अगर हमको प्रॉपर पैरामीटर्स दिए हुए हों तो क्या हम एक कंसंट्रेशन को दूसरे कंसंट्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे आपको मान लो एक तरीका दिया हुआ है मास बाय मास, फिर आपसे पूछे भाई उसी सॉल्यूशन में वॉल्यूम बाय वॉल्यूम क्या होगा, तो आपको कुछ और पैरामीटर्स गिवन होंगे पर आपको एक से दूसरे में कन्वर्ट करना। तो सबसे पहले हम वेज देखते हैं कौन से डिफरेंट तरीके हैं, उनका मतलब समझते हैं कि वो रिप्रेजेंट क्या करते हैं। जैसे सबसे पहला है परसेंटेज। परसेंटेज नोटेशन, इसे चाहे तो हम पार्ट्स पर 100 भी कह सकते हैं, पर परसेंटेज अपने आप में ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है
कि 100 के अंदर की बात हो रही है। तो जैसे अभी हम ppm ppb बहुत यूज़ करते हैं, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, बट पार्ट्स पर 100 की जगह हम ज़्यादा बेहतर तरीका होता है परसेंटेज दें, क्योंकि परसेंटेज का मतलब हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं 100 के अंदर। तो परसेंटेज नोटेशन में भी 4 तरीके हैं सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करने के। सपोज एक सॉल्यूशन दिया हुआ है x% सॉल्यूशन बाई मास लिखा हुआ हो सकता है, या बाई वेट। केमिस्ट्री फिजिक्स में वेट एंड मास आर टू डिफरेंट थिंग। केमिस्ट्री में हम जब बाई मास या बाई वेट बोलते हैं वो भी रेशियो में आएगा, तो उसको हम एक जैसा ही चीज भी चलते हैं। फिजिक्स में हम जानते हैं वेट इज मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, लेकिन यहाँ पे बाई मास बाई वेट एक ही बात है। और समटाइम्स मास बाई मास या वेट बाई x% सॉल्यूशन बाई मास और बाई वेट, या मास बाई मास या वेट बाई वेट, एक ही बात है। तो अगर मुझे एक सॉल्यूशन इस तरीके से रिपोर्ट किया गया है, मुझे मान लो लिखा हुआ है x% 30% HCl सॉल्यूशन, HCl एक्वस सॉल्यूशन बाई मास, तो इसका क्या मतलब है, या इन जनरल इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है? तो इसका मतलब है दिस इंप्लाइज 100 ग्राम सॉल्यूशन, जिस सॉल्यूशन की हम बात कर रहे हैं 100 ग्राम सॉल्यूशन कंटेन्स x ग्राम सॉल्यूशन। जब तक हमको यहाँ कुछ मतलब इन तरह ऐसा स्टेटमेंट दिया है, तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो क्वांटिटी वो सॉल्यूट की दी हुई है, और क्योंकि परसेंटेज बोला है मतलब कि अगर 100 ग्राम सॉल्यूशन में लूँगा तो इट कंटेन्स x ग्राम सॉल्यूट। इसका मतलब ये नहीं कि आई कांट टेक 200 ग्राम सॉल्यूशन, ये रिलेटिव है। 100 लूँगा तो x है, 200 लूँगा तो 2x है, 1000 लूँगा तो 10x है, 1 ग्राम लूँगा तो x/10 है, उसी रेशियो पर, क्योंकि परसेंट 100 ग्राम कंटेन्स दिस मच ग्राम ऑफ सॉल्यूट। एक्चुअली ये जो नीचे वाला टर्म है वो सॉल्यूशन का है, ऊपर का टर्म सॉल्यूट। तो ये हुआ x% सॉल्यूशन बाई मास का मतलब। अच्छा, कभी ये तो हो गया हमें दिया हुआ है तो ये बात समझना, कभी हमें हो सकता है कि भाई एक सॉल्यूशन को परसेंटेज बाई मास में रिपोर्ट करो, तो हम क्या करेंगे, हम अगर उसका कोई एक पोर्शन लेते हैं, मतलब हमें अगर सपोज परसेंटेज बाई मास में रिपोर्ट करना है, तो अगर हमने सॉल्यूशन का मास W ग्राम लिया, ये सॉल्यूशन का मास लिया और कुछ कैलकुलेट करके हमने ये निकाल लिया कि उसमें सॉल्यूट का मास स्मॉल w है, तो परसेंटेज बाई मास क्या हो जाएगा, इसका मास बाई इसका मास इनटू। कोई आपसे बोले कि एक HCl एक्वा सॉल्यूशन है, उसमें 50 ग्राम सॉल्यूशन में 15 ग्राम HCl है, परसेंटेज बाई मास क्या हो जाएगा, 15 डिवाइडेड बाई 50 इनटू 100। 50 में 15 है, 1 में 15 बटा 50 होगा और 100 में 200। ये यूनिटरी मेथड से बस सीधा फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये क्या हो गया, परसेंटेज बाई, मतलब आपको अगर ये चीजें मिल जाए तो परसेंटेज बाई मास में आप रिपोर्ट कर सकते हो इस तरीके से, और अगर आपको दिया हुआ कोई चीज है तो उसका मतलब, तो ये एक तरीका हुआ। फिर नेक्स्ट परसेंटेज नोटेशन में है x% सॉल्यूशन मास बाई वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम या वेट बाई वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम या वेट बाई वॉल्यूम।
तो कोई बोले भाई इसका क्या मतलब, पहला हो गया, इसका क्या मतलब, ये चीज क्या इंडिकेट करती है, अगर हमको ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है तो उसका क्या मतलब है। तो इसका मतलब है दिस इम्प्लाइज नीचे वाला टर्म सॉल्यूशन, ऊपर टर्म सॉल्यूशन। तो जब तक बहुत ही कोई स्पेसिफिकली बात ही बोल दी जाए कुछ अलग तरीके से, अदरवाइज ऊपर का चीज सॉल्यूट बताता है, नीचे वाला सॉल्यूशन बताता है। तो इसका मतलब है 100 ml सॉल्यूशन कंटेन्स x ग्राम, 100 ml solution contains x ग्राम। तो ये हो गया, ये तो हो गया जब दिया हुआ है तो उसको समझना। और अगर मुझे किसी सॉल्यूशन का परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम रिपोर्ट करना है तो मैं क्या करूँगा, आई विल टेक 100 ml solution, will try to find mass of solute into it by some manner। वो जब कैलकुलेशंस करेंगे तो अपने आएंगे। पर अगर मुझे ये पता चल जाए कि 100 ml या आई विल नॉट से 100, आई विल टेक एनी वॉल्यूम लाइक VmL ऑफ सॉल्यूशन लिया और उसमें मास ऑफ सॉल्यूट निकाल लिया W ग्राम, तो परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम क्या हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं ml में ले रहा हूँ तो मास ग्राम में निकालेंगे, अगर आप लीटर में लोगे तो मास केजी में आएगा, पर यूजुअली ग्राम और ml वाला चीज चलता है। तो VmL सॉल्यूशन में अगर W ग्राम सॉल्यूट है तो परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम क्या हो गया, दिस इज परसेंटेज मास बाय, ठीक है। कि अगर मेरे पास VmL सॉल्यूशन, मतलब मैंने सपोज किसी सॉल्यूशन का 200 ml लिया और उसमें बाई सम मीन्स आई हैव फाउंड कि उसके अंदर 60 ग्राम सॉल्यूट है। व्हाट इज माय परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम, 60 बाई 200 into 100, दैट इज 30। 100 ml में 30 ग्राम। देन H% सॉल्यूशन बाई वॉल्यूम और वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, X% सॉल्यूशन बाई वॉल्यूम और वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, इसका क्या मतलब। देखिए देखो, X% सॉल्यूशन बाई वॉल्यूम या खुद ही अगर जितना देगा तो क्या है, नीचे सॉल्यूशन ऊपर सॉल्यूट। जनरली ये क्या होता है, तो लिक्विड इन लिक्विड हो, उसके लिए अल्कोहल इन वाटर, बेंजीन इन टोलीन, तो इस तरीके से, या फिर एयर गैस मिक्सचर। भाई जनरली हम गैसेज और लिक्विड को ज़्यादातर वॉल्यूम के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर केवल लिक्विड का सॉल्यूशन हो या केवल गैसेज का मिक्सचर हो तो यहाँ ये वाला नोटेशन काफ़ी हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, दिस इम्प्लाइज 100 ml solution contains X ml। आप 100 लीटर लोगे तो X लीटर हो जाएगा। इनफैक्ट इन जनरल 100 वॉल्यूम सॉल्यूशन कंटेन्स X वॉल्यूम। अब वो वॉल्यूम यूनिट जो भी आपकी चॉइस है, ये ml तो वो भी ml, ये लीटर तो वो भी लीटर, ये मीटर क्यूब तो वो भी मीटर क्यूब। बट कन्वीनियंट लेबोरेटरी में क्या होता है ज़्यादातर ml। तो 100 ml कंटेंस X ml सॉल्यूट। और कोई अगर इसको रिपोर्ट करना चाहे तो क्या करेगा, तो बोलेगा कि भाई कैपिटल एक वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिया इन ml, बाई सम मीन्स गेट द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, दैट इज अगेन इन ml into this is percentage by ज़्यादातर ये 3 तरीके यूज करते हैं।
पर एक और बन तो सकता है ये थियोरेटिकली, x% सॉल्यूशन वॉल्यूम बाई मास या वॉल्यूम बाई वेट। x% सॉल्यूशन वॉल्यूम बाई मास या वॉल्यूम बाई वेट। क्या मतलब बताओ, क्या होगा इसका मतलब? नीचे सॉल्यूशन ऊपर सॉल्यूट, तो अब इसको क्या बोलोगे? 100 ग्राम सॉल्यूशन कंटेन्स x ml सॉल्यूशन। ऑल्दो ये नोटेशन बहुत कम यूज होता है कि पूरा मास ले लें और उसमें सॉल्यूट का वॉल्यूम निकालें, बट थ्योरेटिकली मतलब इसका इट मीन्स 100 ml solution contains x ग्राम, नहीं 100 ग्राम, ये तो बड़ा कॉमन है। 100 ग्राम सॉल्यूशन कंटेन्स x ml। और अगर आपको दिया रिपोर्ट करना है तो नीचे ले लो मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम और ऊपर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इनटू दिस इज परसेंटेज वॉल्यूम बाई मास। अच्छा, अब एक बात और है कि जितने भी कंसंट्रेशंस पढ़ रहे हैं, ये 4 पढ़े, अभी और भी पढ़ेंगे, तो कंसंट्रेशन जो है वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज होती है। इंट्रिंसिक या इंटेंसिव, एक्सट्रिंसिक या एक्सटेंसिव, ये प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? इंट्रिंसिक या इंटेंसिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि इस बात पे डिपेंड नहीं करती कि आप कितना मास ले रहे हैं। जैसे मेरे पास एक सॉल्यूशन है, सपोज मेरे पास एक कंटेनर में बड़ा सा कंटेनर है, 5 लीटर सॉल्यूशन है, होमोजीनियस सॉल्यूशन। तो अगर मैं इसका कोई भी पोर्शन, मतलब मान लो मैंने एक पोर्शन लिया 10 ml, इससे ही लिया, एक 100 ml पोर्शन ले लिया, एक 50 ml पोर्शन ले लिया, तो इन सब में, क्योंकि मैंने सेम सॉल्यूशन से लिया है, इनकी जो कंसंट्रेशन है वो सेम है। जैसे मास बाई वॉल्यूम सेम है, आपने यहाँ वॉल्यूम 10 लिया तो मास अगर x है तो 100 वाले में 10x है, लेकिन जो कंसंट्रेशन है, रेशियो, जो रिलेटिव अमाउंट है, दैट विल रिमेन सेम। पर जो ये हमने 4 कंसंट्रेशंस डिफाइन किए हैं, अगर मैं सेम सॉल्यूशन से अलग अलग पोर्शन लेता हूँ और उसको मैं फर्दर कोई डाइल्यूट, ना उसमें मैं सॉल्वेंट ऐड कर रहा हूँ, ना कोई एक्स्ट्रा सॉल्यूट ऐड कर रहा हूँ, तो ये 4 सॉल्यूशंस अलग अलग जरूर ले लिए, पर उनका क्या होगा, उनके उन अमाउंट्स में सॉल्यूट अलग होंगे, सॉल्वेंट अलग होंगे, लेकिन उनका जो रिलेटिव अमाउंट है, जो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन है, दैट विल बी सेम फॉर ऑल। आप लैब में भी तो आपके संग यही करते हैं, एक सॉल्यूशन बनाया होता है, सब बच्चों को उसमें से 15-15 ml देते हैं, तो आपको क्या मिले, सब बच्चों को एक जैसे कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन। हाँ, अगर सॉल्यूशन कोई है उसमें सॉल्यूट एक्स्ट्रा ऐड करोगे, देन कंसंट्रेशन वुड चेंज, सॉल्वेंट ऐड करोगे, डाइल्यूशन आउट करोगे, देन कंसंट्रेशन वुड चेंज, अदरवाइज कंसंट्रेशन विल रिमेन सेम। अच्छा, अब एक बात आती है, एक क्वेश्चन बहुत कॉमन पूछा जाता है, आगे भी जो पढ़ेंगे उनमें भी वो चीज़ अप्लाई होगी कि इन 4 तरीकों में कौन सा तरीका टेम्परेचर डिपेंडेंट है और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। टेम्परेचर डिपेंडेंट या मतलब क्या है कि एक क्लोज कंटेनर है पर आपने हीट किया, टेम्परेचर बढ़ाया, तो कौन सा कंसंट्रेशन का तरीका चेंज हो जाएगा, हो सकता है, और कौन सा अनचेंज है। जिन भी तरीकों में वॉल्यूम इन्वॉल्व है, चाहे ऊपर चाहे नीचे चाहे दोनों, they will change by on changing temperature. We know that if we change the temperature, volume changes. Usually on heating, increasing temperature, volume increases.
बट दैट इज नॉट द केस ऑलवेज। आपने पढ़ा होगा वाटर का एनोमलस बिहेवियर बिटवीन 0 to 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वाटर बढ़ता है, मतलब ये बहुत एक स्पेसिफिक एग्जांपल है। इन जनरल टेम्परेचर इंक्रीजेस, वॉल्यूम इंक्रीजेस, लेकिन 0 से 4 डिग्री सेल्सियस पानी का टेम्परेचर बढ़ाने पे उसका वॉल्यूम कम होता है, डेंसिटी बढ़ती है। रीजन इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, पर ये बिहेवियर मालूम होना चाहिए कि 0 से 4, उसके बाद 4 डिग्री के बाद अगेन टेम्परेचर बढ़ेगा, डेंसिटी कम होगी, वॉल्यूम बढ़ेगा। लेकिन 0 से 4 डिग्री में वाटर हैज एनोमलस बिहेवियर, इट्स डेंसिटी इंक्रीजेस, वॉल्यूम डिक्रीजेस। तो कभी कभार ये मतलब इन जनरल कोई पूछे तो टेम्परेचर बढ़ने पे वॉल्यूम बढ़ता है, लेकिन कभी एक्वास सॉल्यूशन की बात हो और 0 से 4 डिग्री के बीच में बात हो तो यू हैव टू बी केयरफुल, वहाँ बिहेवियर उल्टा हो जाता है। टेम्परेचर बढ़ने से वॉल्यूम कम होता है, डेंसिटी बढ़ती है। वाटर हैज इट्स मैक्सिमम डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस, 1 ग्राम पर cc। अच्छा, अब इसमें क्या होगा, जहाँ भी वॉल्यूम, जैसे इस पहले वाले में केवल मासेज इन्वॉल्व है तो इट इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, बट ऑल द अदर 3 आर टेम्परेचर डिपेंडेंट। तो ये हो गया। तो ये तो आपका हो गया परसेंटेज नोटेशन कि 100, मतलब अलग परसेंटेज नोटेशन, इसको पार्ट्स पर 100 भी बोल सकते हैं, ऐसी बात नहीं है 100 में कितना, लेकिन परसेंटेज अपने आप में काफ़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कि 100 के अंदर बात। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट एक नोटेशन आता है पीपीएम नोटेशन। इतनी बात समझ में, बाकी अभी प्रॉब्लम्स करेंगे तो और एलोबरेट कीजिए, पर अभी बस जस्ट डेफिनेशन और बात समझो, ठीक है। फिर आता है पीपीएम नोटेशन। पीपीएम का फुल फॉर्म है पार्ट्स पर मिलियन। सर, हाँ, टेम्परेचर बढ़ने से वॉल्यूम कैसे बढ़ता है? टेम्परेचर बढ़ने से पार्टिकल्स की एनर्जी बढ़ती है। पार्टिकल्स की एनर्जी बढ़ेंगे तो क्या होगा, पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर जाएंगे। भाई वॉल्यूम तो वॉल्यूम कोई, जैसे वॉल्यूम इज नॉट अ कंजर्व क्वांटिटी, वॉल्यूम इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल। आपने जैसे कल ही लास्ट में क्लास में क्वेश्चन किया था कि वाटर वेपर्स थे, देन यू कंडेंस देम, कंडेंस में आपने क्या किया, प्रेशर बढ़ाया या टेम्परेचर कम किया, कंडेंस करके पार्टिकल्स क्या हो गए, क्लोज आ गए, तो वॉल्यूम कम हो गया, मास रिमेन सेम, बट वॉल्यूम इज जो साइंस में मास कंजर्व है, लेकिन वॉल्यूम कंजर्वेशन कोई बेसिक प्रिंसिपल ऑफ साइंस नहीं है। वॉल्यूम इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ व्हाट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स। इसलिए गैसेस का वॉल्यूम उसी छोटे से अमाउंट का, फिर बीच में काफ़ी स्पेस होती है तो बड़ा होता है, वही जब कंडेंस होकर लिक्विड बन जाता है थोड़ा सा वॉल्यूम बन जाता है। तो यहाँ पे जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, इन जनरल एनर्जी बढ़ेगी मॉलिक्यूल्स की, एनर्जी बढ़ेगी तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर जाएंगे, एट्रैक्शन कम होगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, ठीक है ना। इवन दे रिमेन इन द लिक्विड स्टेट, स्टिल वॉल्यूम इंक्रीजेस एक्सेप्ट फॉर वाटर बिटवीन 0 से 4 डिग्री सेल्सियस। पीपीएम नोटेशन पार्ट्स पर मिलियन, ये होता है 10⁶। तो जैसे परसेंटेज में हम 100 के अंदर चीजें देख रहे थे, यहाँ 10⁶ पार्ट्स में देखेंगे। वैसे तो किसी भी चीज के लिए ये यूज कर सकते हैं, लेकिन व्हाट इज द प्रैक्टिकल यूटिलिटी ऑफ दैट। तो देखो इसमें ये पोर्शन काफी बड़ा है 10⁶। तो जनरली ये उन सॉल्यूशंस के कंसंट्रेशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए कहते हैं जिसमें सॉल्यूट का क्वांटिटी बहुत कम होता है कंपेयर टू सॉल्वेंट
मतलब प्रैक्टिकली सॉल्वेंट ही उसमें बहुत थोड़ा सा सॉल्यूट है। जैसे आपका हो गया लेड इन ड्रिंकिंग वाटर, तो ये सब मिनरल्स इतने जरूरत भी है पर इतने कम होने चाहिए, लिमिट में होने चाहिए, तो उनके अमाउंट बहुत कम होते हैं। अब ऐसी बात नहीं है कि जो चीज़ 10⁻6 में बताई जा सकती है वो 100 में भी बताई जा सकती है। जो चीज़ 10⁻6 में नहीं है तो 100 में कितनी बता सकते हैं। लेकिन क्या होगा ये बताना कि कोई चीज़ 100 में 0.0001 है तो ये बहुत कम है, तो 100 में 0.0001 है, उससे बेहतर हम क्या करेंगे, वी आर नॉट अलाउड टू चेंज द कंसंट्रेशन, हमें उसका रिलेटिव अमाउंट चेंज नहीं करना है। पर ये बात कुछ जरा सी ठीक ना जाए, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, मतलब ये डेसिमल में ना जाए, तो हम क्या कर सकते हैं, हम ओवरऑल क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन ही बढ़ा दें। 100 में इतना है तो मान लो हमने 10⁻6 ले लिया तो कितना हो जाएगा, 100 में इतना, 1 में बाई 100 इंटू 10 तो वो आपका फॉर्म हो जाएगा। अगर 100 में कोई चीज़ नहीं है तो 10⁻6 में, 100 में इतनी तो 1 में कितनी, तो 10⁻6 में तो आपकी 1 हो गई। तो रिलेटिव क्वांटिटी वही रही, लेकिन हमने क्या किया, क्योंकि हमारा जो सॉल्यूट था वो इतना कम था उस सॉल्यूशन में कि अगर उसको हम 100 में लेते तो 10⁻⁻4 -3 ऐसे बोलना पड़ रहा है, तो हमने रिलेटिव क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन बढ़ा दिया। तो ये क्या हुआ, जैसे परसेंटेज 100 के अंदर होता था, ये 10⁻6 के अंदर पार्ट्स के अंदर होता है। तो जैसे परसेंटेज के 4 तरीके थे वैसे ही इसके लिए भी 4 तरीके हैं। एक्स ppm सॉल्यूशन बाई मास या मास बाई मास या बाई वेट या वेट बाई वेट। तो इसका क्या मतलब, व्हाट डज दिस इंप्लाई, बाई मास या मास बाई मास एक ही बात है। क्या मतलब इसका, इन 10⁻6 ग्राम सॉल्यूशन देयर इज x ग्राम in 10⁻6 ग्राम solution there is x ग्राम solute। या अगर हमको 10 मान लो w ग्राम सॉल्यूशन दिया हुआ है, और उसमें स्मॉल w ग्राम सॉल्यूट का मास है into 10⁻6, it is ppm by mass। ppm by mass कि भाई अगर W में स्मॉल w ग्राम है, एक में 10⁻6 में, in fact ppm by mass is percentage by mass into है ना, W by कैपिटल into 10⁻2 क्या था, 10/100 क्या था, परसेंटेज ppm by mass इक्वल टू परसेंटेज बाई मास इंटू 10⁻2। तो ये एक दूसरे में कन्वर्जन भी होगी कि आपको कोई सॉल्यूशन दिया हुआ है 20 ppm बाई मास, तो परसेंटेज में क्या हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 10⁻4, या परसेंटेज में कोई चीज़ है तो ppm में इंटू 10⁻4। और ये तो हो गया ppm बाई मास। बिल्कुल सिमिलर तरीके से ppm बाई वॉल्यूम, उसमें क्या हो जाएगा
10 पर अगर मान लो दिया हुआ है x ppm बाई वॉल्यूम, बिल्कुल जैसे पहले किया था। तो ये वहाँ x ppm बाई वॉल्यूम का मतलब 10 पर 6 ml solution contains x ml solute। x ppm मास बाई वॉल्यूम का मतलब 10 पर 6 ml solution contains x ग्राम ऑफ सॉल्यूट। ऐसे ही वॉल्यूम बाई मास भी हो सकता है, 10 पर 6 ग्राम कंटेन्स x ml सॉल्यूट। ये ppm हुआ। एक और क्वांटिटी में होती है, बहुत कम यूज करते हैं पर यूज फिर भी मिल जाएगा बीच में, क्वेश्चन तो मिल जाएगा, ppb पार्ट्स पर बट दिस इज यूज इवन फॉर दोज जिसमें सॉल्यूट और ज़्यादा माइन्यूट क्वांटिटीज में। तो बिलियन हुआ 10 पर 9। तो यहाँ बिल्कुल सेम आर्ग्यूमेंट, ppb बाई मास क्या हो जाएगा, ppb यूज करेंगे, ppb बाई मास, या x ppb बाई मास का मतलब 10 पर 9 ग्राम सॉल्यूशन contains x ग्राम। ऐसे ही x pp बाई वॉल्यूम, x ppb बाई मास बाई वॉल्यूम, मास बाई, जैसे कोई बोले x ppb मास बाई वॉल्यूम, व्हाट डज दैट मीन, मास बाई वॉल्यूम। ये हो जाएगा 10 पर 6 ml सॉल्यूशन कंटेन्स, तो 10 पर 9 ml सॉल्यूशन कंटेन्स x ग्राम। बिल्कुल उसी तरीके से। तो टोटल 12 तरीकों के सोचा है, तो 4 उसके 4 इसके 4 इसके, और इन सब में टेम्परेचर डिपेंडेंट, जिसमें भी कहीं भी वॉल्यूम इन्वॉल्व है, ऊपर नीचे या दोनों, टेम्परेचर डिपेंडेंट है। और यहाँ दोनों जगह मासेज इन्वॉल्व है और टेम्परेचर, तो मास टेम्परेचर चेंज होने से वॉल्यूम बदलता है, पर टेम्परेचर चेंज होने से मास चेंज, चीज, ठीक है ना। तो मतलब ऐसा समझ आया होगा, मैं सब चीज़ एक संग नहीं लिख, मैंने पहले बाई परसेंटेज वाला पूरा लिख दिया था, फिर ppm समझा, ppm के भी 4 तरीके हो सकते हैं और ppb के भी 4 तरीके हो सकते हैं। तो ये तो 12 तरीके तो यही हो गए, परसेंटेज वाला सोचा होता, लेकिन फिर भी ये सबसे और कम वाला क्वेश्चन तो किसी के नहीं आ सकते। तो ये एक तरीके हुए, इसमें थोड़ा परसेंटेज तो आप लोग शायद क्लास 9th में पढ़ा भी है, परसेंटेज नोटेशन, जैसे एलओएस है, एलओएस में परसेंटेज बाई मास यूजुअली बोलते हैं, और बोले जैसे आपको ये बोल दिया ब्रॉन्ज दिया हुआ है, कॉपर और टिन का, तो इसमें मान लो परसेंटेज बाई मास कॉपर का दे दिया सपोज 20, मतलब कि 100 ग्राम पूरा लेगा तो उसमें 20 ग्राम कॉपर है, तो इस तरीके का। फिर एक चीज आती है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन normally represented by, तो इसका क्या मतलब, एक मिक्सचर में किसी भी सब्सटेंस का, किसी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का मतलब है मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट बाय टोटल। मान लो मेरे पास एक बाइनरी मिक्सचर है, बाइनरी मतलब दो चीजों का सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन, उसमें दो सब्सटेंस हैं, इसके मोल्स N1 है, इसके मोल्स N2 है। तो
सब्सटेंस 1 का मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? इसके मोल्स I N1 plus N2. Mole fraction. This is the mole fraction of substance. Mole fraction of substance 1 N1 by N1 plus N2. X2 क्या हो जाएगा? N2 by N1 plus इसके मोल्स बाई टोटल मोल्स. इसकी वैल्यू क्योंकि N1 plus N2 will always be greater than N1, तो ये ऑलवेज 1 से छोटा होगा और 0 से तो डेफिनेटली बड़ा ही होगा. ये भी 0 से 1 के बीच में होगा. अगर इन दोनों को ऐड कर दो तो कितना आएगा? दिस प्लस दिस इज 1. एक्चुअली मोल फ्रैक्शन का लिटरल मीनिंग भी क्या है कि अगर मैं किसी मिक्सचर को 1 मोल लूं और अगर वो बाइनरी है तो एक कंपोनेंट का उसमें कितना फ्रैक्शन है. एंड फ्रैक्शंस जो हमने पढ़ाई ऑलवेज 0 से 1 के बीच में होता है. तो मोल फ्रैक्शंस की वैल्यू ऑलवेज 0 से 1 के बीच में होगी कि अगर मैं किसी मिक्सचर का होमोजीनियस मिक्सचर का 1 मोल लूं तो उसमें जो भी अलग अलग कंपोनेंट हैं उनके क्या क्या फ्रैक्शंस होंगे. और ये बात तो सही कि सब फ्रैक्शंस को ऐड करने पे सब, तो ये आपका x1 plus x2 इक्वल टू 1. अगर एक 3 कंपोनेंट का सॉल्यूशन है, एक सपोज टर्नरी सॉल्यूशन है, उसमें N1 N2 N3 ये 3 कंपोनेंट है, तो x1 क्या हो जाएगा? N1 by और x1 plus x2 plus x3 equal to 1. So mole fraction of a component is defined as a ratio of its moles to the total moles of the solution या mixture. तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा या इंडिपेंडेंट? मोल फ्रैक्शन. मोल फ्रैक्शन जो है तरीका, whether it's a temperature dependent or independent, it is independent. क्योंकि आपके पास जो भी ये है मास और मोलर मास, आपके पास वॉल्यूम कहीं है ही नहीं. तो इफ यू चेंज द टेम्परेचर, मोलर मास तो चेंज होना नहीं है किसी चीज का, और मोल्स भी चेंज नहीं होना और मास भी चेंज नहीं होना, तो ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट. तो ये भी एक नोटेशन है मोल फ्रैक्शन कि एक मिक्सचर में एक कंपोनेंट के मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स. अगर आपको एक बाइनरी सॉल्यूशन दिया हुआ है और ये बोला है कि उसमें किसी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन 0.3 है और वो बाइनरी है, तो ये अंडरस्टूड है कि दूसरा कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन 0.7. ऐसी चीजें बहुत बार यूज करनी पड़ जाती है. बोले अगर 2 ही कंपोनेंट है, एक का मोल फ्रैक्शन दिया तो दूसरे का 1 माइनस x हो जाएगा. तो ये हो गया मोल फ्रैक्शन. इसके बाद मतलब सभी इंपॉर्टेंट है, इसका जो आता है 2 और जो आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स, सबसे ज्यादा आपको उन्हीं से डील करना है. इसका मतलब ये नहीं कि बाकी सब जो भी कोई कम इंपॉर्टेंस है, क्वेश्चन तो किसी भी चीज से बन सकता है, लेकिन नॉर्मल प्रॉब्लम्स करते समय सबसे ज्यादा आप जिस टर्मिनोलॉजी से मीट करोगे, सबसे ज्यादा
जो आप बार बार सुनोगे। एक है मोलरिटी, कैपिटल एम जब है, और एक है मोलरिटी, स्मॉल है। मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन एंड मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। पहले हम मोलरिटी डिफाइन करते हैं। मोलरिटी इज डिफाइंड एज number of moles of solute, number of moles of solute present per liter of solution। ये डेफिनेशन है, मतलब इसमें मतलब ये केमिस्ट्री में एक डेफिनेशन है। मतलब इसमें ऐसा नहीं, हमारा कोई रोल नहीं है कि हम कोई और वे में क्या बोल नहीं सकते। डिफरेंट वेज में तो हम बोल ही नहीं। हमने मोल फ्रैक्शन भी एक तरीका था, वहाँ हमने बोला मोल बाय टोटल मोल, ऐसे ही हमने परसेंटेज में बोला, ऐसे ही एक तरीका भी है मोलरिटी। मोलरिटी क्या है? किसी सॉल्यूशन का, किसी सॉल्यूट के रेस्पेक्ट में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के जितने मोल हैं, दैट इज इट्स मोलरिटी। मैथमेटिकली रिटन एज मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इसकी यूनिट भी मोल्स पर लीटर होती है। इट इज डिफाइंड एज मोल्स पर लीटर या कैपिटल एम लिख देते हैं। जैसे कभी लिखा है 0.1 मोलर सॉल्यूशन, पॉइंट इसको पढ़ते हैं मोलर, मोलर 0.1 मोलर सॉल्यूशन। तो इस सॉल्यूशन इसका क्या मतलब? अगर आपको किसी चीज का 0.1 मोलर, सपोज आपको दिया हुआ है लेट्स से एक्वस NaOH 0.1 मोलर सॉल्यूशन। अब आप जब लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट में जाओगे तो आप ऑब्जर्व करना कि जो जनरली जो भी आपके वो होते हैं, बोटल्स होते हैं डिफरेंट सॉल्यूशंस के, उस पर कुछ ना कुछ, बहुत से केसेस में कुछ लिखा हुआ रहता है न्यूमेरिकल में, तो कोई ना कोई वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग कंसंट्रेशन होता है। अगर 0.1 मोलर NaOH एक्वस लिखा है, इसका मतलब क्या है कि ये सॉल्यूशन NaOH का ऐसा है जिसमें अगर मैं 1 लीटर सॉल्यूशन बनाऊं, एक्वस सॉल्यूशन, उसके अंदर 0.1 मोल NaOH, या आपने जनरली क्या होता है 1 लीटर पानी लिया, उसमें 0.1 मोल, क्योंकि NaOH तो पाउडर फॉर्म में होता है, तो उसको मैं पानी में 0.1 मोल यानी 4 ग्राम, NaOH का मोलर मास होता है 23 + 16 + 1, तो अगर मैं NaOH का 4 ग्राम 1 लीटर पानी में डिसॉल्व करूं तो सॉलिड पाउडर ऐड करने से वॉल्यूम कुछ बदलता है, तो टोटल 1 लीटर ही रहेगा। तो यू हैव मेड 0.1 मोलर सॉल्यूशन। वेल यू हैव एडेड इन 1 लीटर वाटर 0.1 मोल ऑफ NaOH, जो कि खुद पाउडर फॉर्म में था, तो ऑन एडिंग वॉल्यूम प्रैक्टिकली रिमेन्स सेम। तो नाउ दैट 1 liter has become the 1 liter of solution। क्या बोल सकते हो कि जनरली जैसे कोई लिक्विड ऐड करोगे तब हो सकता है कि आपके पास 800 ml था, आपने कोई लिक्विड चीज ऐड की तो वॉल्यूम उसका भी ऐड अप होगी, तो आपको अल्टीमेटली यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है उसमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। पर जब कोई सॉलिड चीज आप ऐड करते हो, NaCl है या NaOH है पाउडर फॉर्म में, तो हम मान के चलते हैं कि वाटर में अगर उसको ऐड किया जा रहा है तो वो डिसॉल्व हो जाएगा, बट इट विल नॉट सिग्निफिकेंटली चेंज द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। तो वो जो वाटर पार्टिकल्स के बीच में जो जगह है उसमें जाके NaOH चला जाएगा।
वो मिक्सअप हो जाएगा। हाँ, कोई लिक्विड ऐड करोगे या दो डिफरेंट सॉल्यूशन मिक्स करोगे तब नया वॉल्यूम दोनों का एडिशन होगा। पर 0.1 मोल NaOH का मतलब हो गया 0.1 मोल ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 1 लीटर एक्वा सॉल्यूशन। अच्छा, अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 1 लीटर लेना है, रिलेटिव चीज है। अगर मैंने मान लो 100 ml 2 लीटर सॉल्यूशन लिया तो मैं कितना NaOH ऐड करूंगा? 0.2, क्योंकि मेरी अगर मोलैरिटी 0.1 है तो मुझे क्या चाहिए? 1 लीटर में 0.1। तो मुझे किसी ने, ये रिलेटिव है, मैं चाहूं तो वॉल्यूम 1 लीटर से कम भी ले सकता हूं और 1 लीटर से ज्यादा भी ले सकता हूं। हाँ, पर मुझे रेशियो ऐसे लेना पड़ेगा कि पर लीटर इट शुड बी 0.1। तो इसीलिए ये डेफिनेशन है। कभी आपसे कोई बोले कि भाई मेरे पास 0.2 मोलर सॉल्यूशन है, तो उसके अंदर अगर मैंने वॉल्यूम 5 लीटर ले लिया तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने होंगे? 0.2 मोलर है, 5 लीटर ले लिया, मोल्स कितना हो जाएगा? एक फॉर्मूला भी होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू मोलरिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन इधर से। अच्छा, एक चीज होती है, ये तो हो गया मोल्स, एक होता है मिली मोल्स। मिली मोल्स क्या हुआ? मिली मोल इज नथिंग बट, जैसे 1 ग्राम में, 1 ग्राम में क्या होता है? 1000 मिलीग्राम। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर, ऐसे ही 1 मोल में 1000 मिलीमोल्स। तो अगर मैं मोल्स इंटू 1000 कर दूं तो मिलीमोल मिल जाएगा। ये मैंने भी इसलिए बताया कि हमने अभी लिखा मोल्स ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर। पर लेबोरेटरी में हम लोग ज़्यादातर जो कन्वीनियंट यूनिट होती है वॉल्यूम की, वो होती है ml, 10 ml, 20 ml। यू मैं ऑलवेज कन्वर्ट ml टू लीटर, लेकिन आप लेबोरेटरी में कोई एक्सपेरिमेंट करते हो तो आप डील करते हो किससे? 20 ml, 15 ml, 25 ml। तो कोई बोलेंगे मैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को सीधा ml पे लूं, मोलैरिटी मुझे दी हुई है तो मैं वॉल्यूम को रेदर देन टेकिंग इन लीटर आई हैव टेकन इन ml। तो मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml विल बी इक्वल टू व्हाट? मिलीमोल्स। क्योंकि आपने यहाँ पे 1000 फैक्टर वाला कम ले लिया, वो भी। तो मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर इज मोल्स, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर इज मिलीमोल्स। कोई फर्क नहीं है, जस्ट एक फैक्टर का फर्क है। लेकिन आप याद, क्योंकि हम आगे मतलब जैसे आगे क्वेश्चंस करेंगे तो हो सकता है जब लैब कोई एक प्रॉब्लम आए तो वहाँ पे रेदर देन सेइंग कि भाई 2 लीटर 3 लीटर सॉल्यूशन हम नॉर्मली प्रैक्टिकली लेते नहीं, पर आपने लिया 20 ml 30 ml, आप चाहे तो उसे लीटर में चेंज कर दो भाई 1000 करके, फिर कैलकुलेशन करो। और आपका सपोज ml में डील करना चाहते हैं तो देन m इंटू v इन ml इज मिलीमोल्स। तो ये हो गया। ये टेम्परेचर डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट है? टेम्परेचर नीचे, टेम्परेचर डिपेंडेंट। नॉर्मली टेम्परेचर बढ़ने के संग मोलैरिटी क्या होगी? टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये वॉल्यूम क्या होगा? बढ़ेगा, यूजुअली बढ़ेगा, मोलैरिटी डिक्रीज होगी। बट अगर कभी आपको मान लो दिया हुआ है एक एक्वस ग्लूकोज सॉल्यूशन, एक्वस बोलने का मतलब सॉल्वेंट इज वाटर, तो एक्वस ग्लूकोज सॉल्यूशन दिया हुआ है और पूछा है कि कंपेयर देयर
molarities at 1 degree Celsius and 3 डिग्री सेल्सियस। तो आपका सॉल्वेंट वाटर है और ये टेम्परेचर किसके बीच में आ रहा है? तो आप 1 डिग्री से 3 डिग्री जाओगे तो आपका वॉल्यूम डिक्रीज होगा, तो आपकी मोलैरिटी जो है 3 डिग्री सेल्सियस पे ज़्यादा होगी इन जनरल वो टेम्परेचर बड़ा, मोलैरिटी डिक्रीज होती है ऐसे केसेस। ठीक है, बात समझे? क्योंकि हमने ये बात हमने पढ़ी है कि वाटर शोज एनोमलस एक्सपांशन और एक डिफरेंट बिहेवियर बिटवीन 0 to 4 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, ये मैं अभी तक बता चुका हूँ, कंसंट्रेशन जो होते हैं वो इंट्रिंसिक इन नेचर होते हैं। मतलब अगर आपके पास एक सपोज सॉल्यूशन, मान लो मेरे पास एक ये लेट से 5 लीटर सॉल्यूशन है जिसकी मोलैरिटी 0.1 मोलर है, लेट से ये NaOH सॉल्यूशन है 5 लीटर 0.1 मोलर है। अब आपने यहाँ पे सपोज ये 10 ml लिया सॉल्यूशन, एक जगह आपने 50 ml सॉल्यूशन ले लिया ई से, एक जगह आपने 150 ml ले लिया, तो इन सब सॉल्यूशन की क्या चीज़ सेम रहेगी? आपने अगर ये सॉल्यूशंस तीन, मतलब 3 स्टूडेंट थे, एक को यहाँ से 10 ml निकाल के दे दिया, एक को 50 ml निकाल के दे दिया, एक को 150 दे दिया, तो इनके पास क्या चीज सेम है? अब क्योंकि इसके पास वॉल्यूम 10 ml है तो इसके पास कितने मिलीमोल है NaOH के सॉल्यूट के? 10 इंटू 0.1 मिलीमोल या 1/1000 मोल्स। इसके पास कितने मिलीमोल है? 50 इंटू 0.1 5 मिलीमोल। इसके पास कितने हैं? 150 इंटू 0.1 15 मिलीमोल। तो अलग अलग मिलीमोल है, अलग अलग वॉल्यूम है, पर मोलैरिटी इनकी सेम है। मोलैरिटी कब बदलेगी? मोलैरिटी या तो डाइल्यूशन करने पे बदलेगी कि आपने वाटर बाहर से एक्स्ट्रा ऐड कर दिया तो कंसंट्रेशन बदलेगा, या सॉल्यूट एक्स्ट्रा ऐड कर दिया। पर अगर केवल डिस्ट्रीब्यूट करना एक सॉल्यूशन को अलग अलग, तो उनकी कंसंट्रेशन सेम रहेंगी। अकॉर्डिंगली जो भी आपने पोर्शन लिया है यू हैव टू कैलकुलेट कि उसमें कितना मोल है, कितना मिलीमोल है। पर एक तो ये तरीका हुआ, ये वाली बात। लेकिन कोई आपसे बोले कि आपके पास 100 ml 0.1 मोलर ग्लूकोज सॉल्यूशन है, ग्लूकोज का एक्वस सॉल्यूशन है, you are having this. Now you dilute it, it is diluted by adding water till its volume becomes 500 ml। एक कंटेनर में आपके पास ये सिनेरियो है, ये चीज है, ये वाला। यू डाइल्यूटेड बाय एडिंग डिस्टिल्ड वाटर टिल द होल वॉल्यूम बिकम्स 500 ml। व्हाट इज द, यहाँ पे क्या मोलैरिटी बदलेगी?
क्या मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन बदलेगा? डेफिनेटली बदलेगा, बिकॉज यू हैव एडेड सॉल्वेंट इनटू इट, इट इज लाइकली टू डिक्रीज। कोई पूछे व्हाट इज द न्यू मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन आफ्टर डाइल्यूटिंग इट एंड मेकिंग द होल सॉल्यूशन 500 ml, व्हाट इज द न्यू मोलैरिटी ऑफ द ग्लूकोज सॉल्यूशन? क्या करोगे? शुरुआत की मोलैरिटी है, मान लेते हैं ये इनिशियल मोलैरिटी है M1 और ये है वॉल्यूम V, लेट्स कॉल इट V1। तो शुरुआत, अच्छा इसमें जो आपने डाइल्यूशन किया, इसमें क्या चीज कंजर्व रही, क्या चीज चेंज नहीं हुई, यहाँ क्या नहीं चेंज हुआ? मिलीमोल ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि आपके पास मान 100 ml मेरे पास है, 0.1 मोलर ग्लूकोज का, मैं पानी ऐड किया तो मैंने वॉल्यूम सॉल्यूशन तो बढ़ा दिया, लेकिन मैंने क्या चीज नहीं चेंज की, मिलीमोल, जो भी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, और उसको चाहे अमाउंट को मिलीमोल्स बोलो, मास में बोलो, मोल्स में बोलो, आपकी चॉइस। क्योंकि अगर मास नहीं बदल रहा तो मोल भी नहीं बदलेगा, मोल नहीं बदलेगा तो मिलीमोल भी नहीं बदलेगा। तो मेन यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या हो गया कि ऑन डाइल्यूटिंग यू आर नॉट चेंजिंग द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, यानी मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी मिलीमोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो हम इसको, इस फैक्ट को एक बड़े कह सकते हो कि एक अच्छे मैनर में यूज कैसे कर सकते हैं। शुरुआत का वॉल्यूम क्या था? V1, लेट्स से V1, मोलैरिटी थी M1, तो इनिशियल मिलीमोल्स कितने थे सॉल्यूट के? M1 V1, है ना, फॉर्मूला क्या है? M इंटू V, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम। तो इनिशियल मिलीमोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या हो गया? M1 V1। डाइल्यूट करने का नया वॉल्यूम हो गया V2, लेट्स से मोलैरिटी हो गई M2, तो नया मिलीमोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या हो गया? M2 V2। पर M1 V1 और M2 V2 में कोई रिलेशन है क्या? दे आर सेम। M1 V1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा था? मिलीमोल्स ऑफ सॉल्यूट। M2 V2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मिलीमोल्स ऑफ सॉल्यूट इन दो सॉल्यूशन में। तो आपने सॉल्यूट तो एक्स्ट्रा ऐड किए ही नहीं, यू हैव जस्ट एडेड वाटर। तो ऑन एडिंग वाटर क्या हुआ? डाइल्यूशन हुआ, तो आपकी मोलैरिटी कम हो गई, वॉल्यूम बढ़ गया, मोलैरिटी कम हो गई। पर वो M2 V2 जो मिलीमोल्स ऑफ सॉल्यूट बाद में, और जो M1 V1 मिलीमोल्स ऑफ सॉल्यूट पहले, वो है तो सेम ही क्वांटिटी, यू जस्ट इक्वेट दैट, M1 V1 इक्वल टू M2 V2। तो नया मोलैरिटी क्या हो गया? इसी क्वेश्चन में आप देखो, जैसे पहले क्या था, M1 V1 100 इंटू 0.1 इक्वल टू नया वॉल्यूम क्या हो गया? इंटू क्या हो गया? नया निकालना, मोलैरिटी निकालनी, तो मोलैरिटी क्या होगी? 0.1/5 यानी पॉइंट। तो जो सॉल्यूशन 0.1 मोलर था वो क्या हो गया? 0.02 मोलर हो गया। थोड़ा लॉजिकल बात थी, आपने 5 टाइम्स डाइल्यूशन किया, मोलैरिटी 5 टाइम्स कम हो गई, इस तरीके से। क्योंकि यहाँ पे लोग भी अगर बहुत, क्योंकि आगे जैसे जैसे हम प्रॉब्लम बढ़ेंगे, जितना प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेट होता जाएगा उतना उसको सॉल्व करने का तरीका बेसिक होता है। मतलब बहुत हम फॉर्मूले पढ़ते हैं, लेकिन जितना प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेट हो जाता है उतना आपको डायरेक्ट फॉर्मूले नहीं रख के चीज़ें बेसिक लेवल पे सोचनी पड़ती है कि हो क्या है। तो वो अगर स्ट्रॉन्ग है तो कभी प्रॉब्लम में फंसोगे। 4 चीज़ें मिक्स कर दी, अब क्या मोलैरिटी, आगे आएंगे चीज़ें। तो ये तो एक हुआ। एक ऐसा भी हो सकता है क्वेश्चन, ये तो क्या हुआ, एक सॉल्यूशन को हमने डाइल्यूट किया, पर ऐसा भी तो हो सकता है, मान लो मेरे पास 2 ग्लूकोज सॉल्यूशन है, मान लो कि एक कंटेनर है, मान लो मेरे पास एक सॉल्यूशन है
100 ml 0.1 मोलर ग्लूकोज का सॉल्यूशन है। इसका मतलब अच्छा 100 ml 0.1 मोलर है, इसका मतलब ये नहीं कि इसके अंदर 0.1 मोल, इसका मतलब है कि 1 लीटर होता तो 0.1 मोल होता, 100 ml तो अकॉर्डिंगली होगा। पर ये सॉल्यूशन है ग्लूकोज सॉल्यूशन। एक दूसरा ग्लूकोज सॉल्यूशन है जिसमें मान लो 200 ml सॉल्यूशन आपके पास है, पर वहां पे 0.3 मोलर है, इसकी मोलैरिटी अलग है। मतलब ये एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें आपने 1 लीटर में 0.3 मोल ग्लूकोज ऐड किया हुआ है, उसके 200 ml है आपके पास, एक ये है। अब आपने एक बड़ा कंटेनर लिया और दोनों सॉल्यूशंस को यू पोर इनटू इट, तो इनमें कोई केमिकल रिएक्शन तो होगी नहीं अभी, ये भी ग्लूकोज सॉल्यूशन, ये भी ग्लूकोज सॉल्यूशन, क्या होगा, मिक्सअप हो जाएंगे। कोई पूछे इसकी नई मोलैरिटी क्या है, if somebody asks what is the new, क्योंकि इससे भी जो सॉल्यूशन होगा हमने इन दोनों को ऐड कर दिया, मिक्स कर दिया, तब भी तो आपको क्या मिलेगा, विल गेट अगेन। बहुत सारे करते ही काम, तुम तो 2 चीनी का सॉल्यूशन बना के रखा है, एक बड़े में डाल दी, तो यही तो काम किया, तो वो भी तो शुगर सॉल्यूशन ही है। कभी मान लो हमने कोई 2 अलग अलग जगह बनाया, फिर उनको मिक्स कर दिया, तो फिर से वही सॉल्यूशन आता है। लेकिन अगर वो सॉल्यूशन अलग अलग मोलैरिटी के थे तो अब क्या होगा, एक होमोजीनियस फिर से बन जाएगा, उसकी नई मोलैरिटी निकालो। तो आपके पास ये 2 सॉल्यूशंस थे, बाद में ऐसा भी आएगा, मैं अभी तो हमने 2 चीज़ें ऐसी मिक्स किया जो कि रिएक्ट नहीं करती, अब रिएक्शंस पड़ेंगे तो ऐसा हो सकता है 2 केमिकल पहले आपस में आके रिएक्ट करें, तो हमें पूरी वो रिएक्शंस को यूज़ करनी पड़ेगी। लेकिन अभी क्योंकि हम स्टोइकियोमेट्री अभी नहीं पढ़े, तो अभी हम नॉन रिएक्टिव चीज़ें बात कर रहे हैं, ग्लूकोज सॉल्यूशन, सुक्रोज सॉल्यूशन, मान लो 2 लाइम सॉल्यूशंस हैं पर अलग अलग मोलैरिटी के हैं, तो मिक्स कर दिया। तो यहाँ पे अगर मुझे मोलैरिटी निकालनी है इस सॉल्यूशन की, तो मेरा अप्रोच क्या होना पड़ेगा, ये भी है तो ग्लूकोज सॉल्यूशन, इन दोनों को जब मैंने मिक्स किया तो क्या चीज़ कंजर्व तो कोई भी चीज़ नहीं रह रही, नया वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 100 है 300। ऑल्दो वॉल्यूम कंजर्वेशन इज नॉट अ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ साइंस, ऐसा हो सकता है जब 2 चीज़ों को आप मिक्स करो तो नए इंट्रैक्शन फोर्सेज अगर सिंथ में भी ज़्यादा से स्ट्रॉन्गर है तो उसका वॉल्यूम ज़्यादा कम हो जाए। जैसे मास 2 ऐड करोगे तो नया मास m1 + m2 होना ही है, इसमें कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है, कोई एक्सेप्शन भी नहीं है। पर वॉल्यूम 2 चीज़ें ऐड की जाए, V1 और V2 मिक्स हो, तो ये बिल्कुल गारंटीड बात नहीं है कि उनके नए वॉल्यूम V1 + V2 एग्जैक्टली हो। और आगे हम ऐसे सिनेरियो आते हैं, जब अभी हम इनिशियल में कुछ नहीं मेंशन किया है तो हम कंसीडर करेंगे वॉल्यूम एडअप हो गए। पर ये ध्यान दिमाग में रखो कि मतलब कोई बिल्कुल बेसिक प्रिंसिपल ऑफ साइंस नहीं है, वॉल्यूम ऐड करने पे थोड़ा से कम ज़्यादा हो सकते हैं। क्योंकि अभी मैंने बताया वॉल्यूम इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल। हो सकता है कि आपने जब 2 चीज़ों को मिक्स किया कुछ नए इंट्रैक्शंस डेवलप हुए, वो पुराने वाले से स्ट्रॉन्गर है, पार्टिकल्स क्लोजर आ गए, वॉल्यूम थोड़ा सा कम हो गया। मान लो वीकर है तो बढ़ गई, तो आगे जब एक सॉल्यूशन करके चैप्टर पढ़ते हैं 12th में आएगा तो वहाँ पे हम आइडियल नॉन आइडियल पढ़ते हैं, वहाँ पे नॉन आइडियल सॉल्यूशन में बात होती है कि वॉल्यूम एग्जैक्टली सेम नहीं रहता है, पर तब तक हम एडअप ही करेंगे। पर मास तो ऑलवेज ही ऐड होता है, उसको कोई इशू नहीं है। तो वॉल्यूम 300 ml हो गया। इसमें ग्लूकोज के मिलीमोल्स कंजर्व नहीं है, लेकिन ग्लूकोज के मिलीमोल्स क्या है, इधर से जो है प्लस इधर से जो है, यहाँ से यहाँ कितने ग्लूकोज के मिलीमोल्स हैं, व्हाट आर द मिलीमोल्स ऑफ सॉल्यूट हियर, सॉल्यूट इज ग्लूकोज, तो मिलीमोल्स ऑफ ग्लूकोज क्या हो जाएगा, अभी हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा है, m1 v1, इसका वॉल्यूम है इतना, मोलैरिटी इतनी, तो व्हाट आर द मिलीमोल्स ऑफ ग्लूकोज इन दिस कंटेनर, m1 v1। एक फॉर्मूला डायल करने को कर रहा हूँ, बाकी 10 ही है पर एक फॉर्म में लिखा हुआ है। इसमें
मिलीमोल्स ऑफ ग्लूकोज कितना इससे M2 मान लो M2 V2 मान लेते हैं M2 इज दिस V2 इज दिस अदरवाइज 60 और इससे 10 और वहाँ M2 V2 जब मैंने इनको ऐड कर दिया तो इसमें मिलीमोल्स ऑफ ग्लूकोज कितने हो गए M1 V1 प्लस कोई रिएक्शन तो हो नहीं रही है दे आर नॉट रिएक्टिंग जस्ट दोनों के मिलीमोल्स एडअप हो जाएंगे तो नए मिलीमोल्स हो गए M1 V1 प्लस मान लेते हैं इस नए सॉल्यूशन की मोलरिटी MF है या M3 है और वॉल्यूम कितना है इसका V3 कितना है दिस प्लस दिस तो V3 हो गया 300 ml मोलरिटी लेट से M3 अननोन जो निकालनी है तो इसके मिलीमोल्स कितने हो गए ग्लूकोज के इसमें अगर ये एक सॉल्यूशन है जिसमें वॉल्यूम 300 ml है और मोलरिटी M3 है तो मिलीमोल्स कितने हो गए M3V3 but this millimole should be equal to this वही जो आ रहा है कोई और तो सोर्स है नहीं तो इधर से जो आया इक्वल टू फाइनल में जो है आपका फॉर्मूला हो गया M1V1 प्लस M2V2 इक्वल टू ठीक बात समझ में आई कि यहाँ से मिलीमोल्स आए टोटल मिलीमोल्स M1V1 प्लस M2V2 हो गया मान लेते हैं ये फाइनल सॉल्यूशन है इसका वॉल्यूम कितना है V1 प्लस V2 या V3 और इसकी मोलरिटी लेट से M3 तो M3V3 क्या होगा मिलीमोल्स ऑफ ग्लूकोज इन दिस एंड दैट इज नथिंग बट सम ऑफ दिस इसी को कभी का मोलरिटी इक्वेशन बोल देते हैं क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि आपने मिक्स कर दिया and then you diluted up to 500 ml. Then you diluted it to 500 ml. What is the final molarity? तो पहले तो आपका ये आया M1V1 प्लस M2V2 ये ऐड हो गए यहाँ मिलीमोल है या इसको ऐसे सोच सकते हो मतलब एक तो ये हो गया जब कोई डाइल्यूशन नहीं किया पर क्वेश्चन ये है कि आपने इनको मिक्स कर दिया एंड देन यू डाइल्यूटेड इट अप टू 500 मतलब उसमें और पानी ऐड कर दिया तो पहले तो मिलीमोल्स यहाँ और यहाँ से आ जाएंगे पर डाइल्यूशन करने पे क्या रहेगा फर्दर देयर विल नो चेंज इन मिलीमोल्स तो अब आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा M1 M2V2 ये मिलीमोल्स टोटल इक्वल टू फाइनल मोलरिटी इनटू फाइनल वॉल्यूम इसमें फाइनल वॉल्यूम कितना है 500 ml पहले इसकी मोलरिटी 300 के कारण आएगी लेकिन आप अगर अब डाइल्यूशन कर दोगे तो क्या होगा तो फिर इतने मिलीमोल्स इतने ही रह जाएंगे बट मोलरिटी फिर बदलेगी और वॉल्यूम 500 हो जाएगा या डायरेक्टली सोच लो कि मिलीमोल्स कितने आए इतने आए इक्वल टू फाइनल मोलरिटी फाइनल वॉल्यूम क्या है दिस इज द फाइनल मोलरिटी और उसमें जो मिलीमोल्स आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं 1 से और जैसे ये क्वेश्चन अगर एक क्वेश्चन ही कर लो पहले अगर इसकी मोलरिटी निकाले तो आंसर क्या आएगा 0.1 इंटू 100 10 60 mf इक्वल टू वॉल्यूम 300 है ना तो ये कितना 7/30 मोलर ये मोलरिटी होगी M3 पर कोई बोले इन दोनों को मिक्स किया एंड देन डाइल्यूट किया अप टू 500 तो क्या करोगे दोनों को मिक्स किया तो मिलीमोल्स को क्या करोगे 10 प्लस 60 अब लेकिन आपने वॉल्यूम क्या बना दिया सॉल्यूशन पहले तो 100 बन गया पहले तो 600 बन गया था तो आपने डाइल्यूट नहीं कर दिया but during dilution you are not adding any solute to it तो वॉल्यूम तो 500 ml तो अब क्या हो जाएगा 500 ml तो वॉल्यूम हो गया फाइनली आपने बना दिया मोलरिटी लेट से MF है फाइनल मोलरिटी
दिस मिलीमोल शुड बी इक्वल टू दिस। ये मिलीमोल ऑफ ग्लूकोज है, पर मिलीमोल ऑफ ग्लूकोज का तो दो ही सोर्स है, 10 और 60। उसका तो अभी पानी ऐड किया तो नहीं चेंज होगा, अब मोलेरिटी मिल जाएगी, फिर आपने और डाइल्यूट कर दिया। आंसर इसमें क्या हो जाएगा 7/, जो पहले से कम हो गया बाई डाइल्यूशन। ठीक है ना, ये चीज समझ में आई बात, क्लियर हो बात भाई। एक है कि आपने 2 चीजें ऐड की, 3 चीजें ऐड की और वॉल्यूम लेट वही होने दिया जो मिलके हो गया। पर एक हो सकता है कि आपने 3 चीजें ऐड की, इधर से मोल आया, उधर से मोल आया, इधर से मोल आया, पर फिर फर्दर डाइल्यूट कर दिया। तब करोगे कि जहां से मोल्स आ गए, टोटल मोल्स या मिली मोल्स इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम इनटू फाइनल मोलेट। Let the final molar to solution is MF. Final volume is VF, तो मिलीमोल्स कितने हो गए MF VF। That is nothing but जो आपने अलग अलग जगह से है, ठीक है ना। तो ये चीज क्वेश्चन करते हैं पहले इसके। कोई क्वेश्चन the molarity of a solution obtained by mixing ml of 0.5 molar HCl with 250 ml of 2 molar HCl will be.
क्या आएगा? पॉइंट 875। तो कैसे आएगा? द मोलरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन, the molarity of a solution obtained by mixing 750 ml of 0.5 molar HCl, यानी एक सॉल्यूशन ये है 250 ml, ये दूसरा सॉल्यूशन है। इनको मिक्स करके एक नया सॉल्यूशन बना दिया। तो इधर से मिलीमोल कितना आ रहा है? 750 इंटू 0.5 75 375, और इधर से 500 मिलीमोल। With this into this 2 into 5 250, तो नए मिलीमोल्स कितने हो गए? 375 प्लस 500। फाइनल मोलैरिटी निकालनी है। फाइनल वॉल्यूम कितना है? 1000। 8 पॉइंट, ठीक है ना? समझ में ऐसा कुछ हो जाए? एक क्वेश्चन लिखो, a solution is prepared by adding 2 grams of a substance A to 18 grams of water. Calculate the mass percent of the solute. Calculate the mass percent of the solute. क्या है भाई? इसमें क्या है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मास ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? 2। मास ऑफ सॉल्यूशन
20 हो जाएगा, 2 + 18 × 100 हो जाएगा आपका 10% हो जाएगा, है ना। 2 × 8 मास परसेंट ऑफ द सॉल्यूट मतलब mass of solute, mass of solution into 100, 2/2 + 18, %. Calculate the molarity of a solution. Calculate the molarity of a solution containing 5 gram NaOH in 450 ml solution. क्या होगा? क्या होगा? NaOH का 5 ग्राम मतलब कितना मोल? 5/40 है ना, डिवाइडेड बाई पॉइंट नहीं, अगर ऊपर मोल्स नहीं है तो नीचे मोलैरिटी डेफिनेशन क्या है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर ऊपर मिलीमोल्स लिए तब नीचे ml ले सकते, अगर ऊपर मोल्स नहीं है तो नीचे वॉल्यूम लीटर में होना ही पड़ेगा। ये गड़बड़ मत करना, ठीक है ना। इनफैक्ट एक ही ध्यान रखना, मतलब बाकी सही है कि अगर मिलीमोल्स ऊपर लिया तो नीचे वॉल्यूम ml, तो मोल्स लिया तो लीटर। 5/40 मोल्स ऑफ सॉल्यूट NaOH बाई लीटर में वॉल्यूम कितना होगा? पॉइंट 5/4.5 × 4 मतलब 18। यही आपका सॉल्व करके जो भी मिलेगा, ठीक है। अब एक देखते हैं मोलैरिटी और डिफाइन कर लेते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट आधा प्रॉब्लम से करेंगे। एक नॉर्मेलिटी भी होता है, लेकिन वो मैं अभी नहीं बताऊंगा। मतलब हो सकता है कि आप किसी बुक से पढ़ रहे हो तो आपको लगे कि एक तो सर ने बताया नहीं नॉर्मेलिटी, पर वो हम जब इक्विवेलेंस पढ़ेंगे, मतलब जैसे
अभी मोलैरिटी हमने पढ़ा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ऐसे एक चीज और होती है नॉर्मेलिटी, होता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और उसको पढ़ने से पहले इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं वो पढ़ेंगे, तो वो जब आएगा आपके एनसीईआरटी बुक में नहीं है अभी, और जब वो मतलब प्रॉपर प्लेस पे जब आएगा तब हम पढ़ेंगे। तो नॉर्मेलिटी आप कोई और बुक से पढ़ो तो उसे पहले ही डिफाइन कर दे, पर अभी उसे नहीं चाहिए। अभी हम नॉर्मेलिटी जब इक्विवेलेंट वेट पढ़ लेंगे, इक्विवेलेंट्स पढ़ लेंगे, उस समय देखेंगे तब वो आराम से समझ में आएगा। पर एक होता है मोलैरिटी, मोलैरिटी स्मॉल एम से रिप्रेजेंट, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग कंसंट्रेशन। ये कैसे डिफाइन है? नंबर ऑफ moles of solute present per kg of इस बात पे ध्यान दें। अभी तक हर तरीके में नीचे सॉल्यूशन था, ये डिफाइंड है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। एक केजी सॉल्वेंट में जो सॉल्यूट के मोल्स है दैट इज इट्स मोलैरिटी। इसकी यूनिट भी होती है मोल पर केजी। Mathematically, number of moles of solute and mass of solvent in kg. Solvent, not solution. Mass of solvent in kg. ये टेम्परेचर डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट? इंडिपेंडेंट, वॉल्यूम टर्म ही नहीं, ऊपर भी मोल है नीचे भी मास टर्म है, ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। अच्छा, कभी का ऐसा बोलो जैसे केवल बोलो मोलर सॉल्यूशन। मोलर सॉल्यूशन का मतलब 1 मोलर। सेमी मोलर, सेमी मतलब हाफ, 0.5 मोलर। डेसी मोलर 0.1 मोलर। सेंटी मोलर और सिमिलरली जैसे ये मोलर होता है, मोलैरिटी के होता है मोलर। मोलर सॉल्यूशन मतलब 1 मोलर। सेमी मोलर मतलब पॉइंट, जैसे वहां कैपिटल एम यूज करते हैं, यहाँ पे स्मॉल है। डेसी मोलर 0.1। सेंटीमोलर 0.0। तो ये हो गया। अच्छा, एक मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ, बहुत बेसिक बात बताइए, लेकिन इसलिए बताइए कि बहुत बार ऐसा होगा कि हमारे पास कैलकुलेशंस के लिए हमने सॉल्यूशन का मास निकाला। अच्छा, एक आपने रिजल्ट पढ़ा होगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटीज मास। अगर मुझे सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दी हुई है, तो प्रोडक्ट से मास ऑफ सॉल्यूशन मिल जाएगा। मुझे अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है, तो प्रोडक्ट से मुझे मास ऑफ सॉल्वेंट मिलेगा।
मैं जिस चीज़ का वॉल्यूम और डेंसिटी मल्टीप्लाई करूँगा उसी सब्सटेंस का उसी का मास मिलेगा। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम सॉल्यूशन का मास निकालेंगे, उस सॉल्यूशन के उतने मास में कितना सॉल्यूट है ये हमको पता होगा, उसका मास निकालेंगे। भाई सॉल्यूट के मोल मिल जाए तो मोल इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इज मास ऑफ सॉल्यूट। तो जब मोलरिटी और निकालते समय बहुत बार हमें क्वेश्चंस में विल कम अक्रॉस द सिचुएशन कि जहाँ पे हम सॉल्यूशन का मास निकालेंगे, सॉल्यूट का मास निकालेंगे, और मोलरिटी के लिए हमें नीचे क्या चाहिए, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, डिफरेंस से मास ऑफ सॉल्वेंट निकालेंगे। और ये मत भूलना कि डेफिनेशन सेज मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो ग्राम में मास आया है तो डोंट फॉरगेट टू कन्वर्ट इनटू केजी, ठीक है। तो एक बार क्वेश्चन भी करेंगे तो चीज़ समझ में आएंगी। तो ये और वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इज मास, ये फॉर्मूला मालूम ही है हमें, तो चीज़ है। एक क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल फॉर्मूला होता है C2H4H6O in a solution containing 20% of C2H6O2 by mass. Also find molality of solution. कुछ नहीं दिया तो एक्वा सॉल्यूशन, सॉल्वेंट इज वाटर, इट्स एन एक्वा सॉल्यूशन, इथाइलिन ग्लाइकॉल इन वाटर। तो क्या होगा, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग, पहले इस पार्ट
20% ऑफ C2H6O2 बाईमास। अच्छा, हमें एक परसेंटेज नोटेशन दे दिया, इसका मतलब क्या है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन अगर लिया जाए तो उस पर 20 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल है। अच्छा, आप इस बात की चिंता मत करो कि 100 ग्राम सॉल्यूशन दिया तो नहीं, क्या है, अगर आपको कोई भी कंसंट्रेशन टर्म कैलकुलेट करनी है, दैट कुड बी परसेंटेज वाला कोई नोटेशन है, या पीपी में है, पीपीवी है, मोलरिटी है, मोलरिटी है, तो क्योंकि कंसंट्रेशन टर्म्स इंट्रिंसिक इन नेचर होते हैं, ये इस बात पे डिपेंड नहीं करते कि आपने अमाउंट कितना लिया। अगर आपने एक सॉल्यूशन से कुछ भी पोर्शन लिया और उसमें सही कैलकुलेशन किया तो कंसंट्रेशन टर्म वही आएगी जो आनी चाहिए, मतलब वो इस पर निर्भर करता है कि आपने कितना अमाउंट लिया। तो यहाँ पे सबसे सूटेबल क्या अमाउंट लेना होगा, डेफिनेशन क्या कहता है बाईमास का 100 ग्राम में, तो 100 ग्राम कंसीडर 100 ग्राम सॉल्यूशन। आप 1000 ग्राम सॉल्यूशन कंसीडर करोगे तब भी आंसर सही आएगा, 1 ग्राम सॉल्यूशन होगे तो भी आंसर सही आएगा। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आपने सॉल्यूशन का कितना पोर्शन लिया, अगर उसमें प्रॉपर कैलकुलेशंस करोगे तो कंसंट्रेशन टर्म्स विल बी बीइंग इंटेंसिव इन नेचर, दे डोंट डिपेंड ऑन कितना अमाउंट सॉल्यूशन का लिया गया। पर सबसे कन्वीनियंट क्या, क्योंकि डेफिनेशन में फिट वो भी हो जाता है। 100 ग्राम सॉल्यूशन इट कंटेन्स 20 ग्राम, है ना, ये हो गया, एंड 80 ग्राम, तो मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा इसका, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H6O2, इसके मोल मतलब 20 डिवाइडेड बाई मोलर मास, इसका मोलर मास कितना है 62 आता है, डिवाइडेड बाई 20/62 प्लस मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल बाई मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल प्लस मोल्स ऑफ वाटर, the other component is water, 80/80. Solve this, you will get mole fraction of इथाइलिन ग्लाइकोल। कोई पूछे what is the mole fraction of water, 1 minus, it's a binary solution, तो अगर इसका एक बार निकल गया दूसरे का तो 1 माइनस, अब पूछा भी नहीं है, पूछा केवल इसी का है, तो ये तो आ जाएगा मोल फ्रैक्शन। मोलरिटी निकाल, तो मोलरिटी क्या होता है, एक बार डेफिनेशन, जब भी आपको ये निकाला एक बार डेफिनेशन को दिमाग में लिखा है या पेज पे लिखा। मोलरिटी कैसे डिफाइन है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो कि इथाइलिन ग्लाइकोल है डिवाइडेड बाय व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मोलरिटी, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, किसमें इन केजी। फॉर्म डेफिनेशन या फॉर्मूला के अलावा बेसिक फॉर्मूला कुछ भी याद कर लीजिए, सब उसके अपने आप ही। इसके मोल्स कितने हो गए, जिस सॉल्यूशन में आप कंसीडर करो कीप दैट सॉल्यूशन, तो इसमें ये कितना है 20/62। और व्हाट इज द मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, सॉल्वेंट क्या है, दिस इज अ सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट है, डेफिनेशन है मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी को कितना हो जाएगा 80/1000। सॉल्वेंट का मास तो क्या है 80 ग्राम, वाटर केजी में 80/1000, 0.08 केजी मास ऑफ वाटर, क्योंकि सॉल्वेंट, तो इसको सॉल्व करो यू विल गेट आंसर 4.96, तो नियरली 4 point something आ जाएगा, है ना, इट विल कम नियरली 4 point। -0.04 25
सीधे ही। वैसे तो इसको ऐसे चीज को ये वाला कैलकुलेशन में एक ये चीज बहुत काफी फायदा देती है। अगर 1 + x टू द पावर n ये एक सीरीज होती है, पर अगर x की वैल्यू, अभी कैलकुलेशन तो करोगे, फिजिक्स में भी काफ़ी होता है चीज़, अगर x की वैल्यू काफ़ी छोटी है 1 से, नियरली 10% या उससे कम है, तो दिस इज अप्रोक्सीमेटली 1 + nx। 1 + x टू द पावर n, अगर x की वैल्यू बहुत छोटी है 1 से, 10% या उससे कम, 0.1 या उससे कम, दिस इज प्रैक्टिकली 1 + nx। n इज एनी नंबर, नेगेटिव, पॉजिटिव, फ्रैक्शन, कुछ भी। जैसे 4.9, ये सही है, 4.9 से हम कह सकते हैं 5 - 0.04। इसको अगर 5 कॉमन लें तो 1 - 0.04/5, ये तो क्या हो गया 4। अगर ये ऊपर जाए तो क्या हो जाएगा 1 - 0.04/5 -1। ये वाली वैल्यू तो कितनी है, ये वाली वैल्यू क्या है 0.04/5 इज वेरी वेरी लेस कंपेयर टू 1। तो इसको क्या लिख सकते हैं 1 + ये तो x हो गया पूरी क्वांटिटी, और ये हो गया n, ये क्या हो गया 4 1, ये और माइनस होते हैं प्लस, तो हो जाएगी 4 + ये कितना हो गया 0.16/, ये जो डिवीजन है, ये वाली जो वैल्यू थी तो 4 ये जो है ये 0.1 कितनी होगी 0.03 होगी ऑलमोस्ट 4. दिस विल कम 4.03। ये बात बहुत, जैसे आपको मान लो मुझे 65 का क्यूब रूट निकालना है, तो बोले 65 का या 66 67 क्यूब रूट निकालना है, तो सबसे क्लोजेस्ट नंबर जिसका क्यूब रूट आपको मालूम है 6, वो एक बार लिखो कौन सा होगा 64, 4 क्यूब है ना। मैं कोशिश करूँ जितना डिफरेंस वो कम से कम है, 64 + 3, इसको लिख सकते हैं 64 1 + 3/64 क्यूब रूट, तो 64 का क्यूब रूट 1 + 3/64 1/3, तो ये तो क्या हो गया 4। ये क्या हो गया, ये वैल्यू बहुत छोटी है इससे, तो इसको क्या कह सकते हैं 1 + अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाएगा, ये x हो गया, ये n हो गया, 1 + nx, 1 + 1/3 into this, यानी 4 + 1/60, 4 + 4/64 क्या होगा 1/60। ये सॉल्व कर लो 4.44 डेसिमल जो आएगा तो आपका वैल्यू हो गया क्यूब रूट ऑफ 67। ये आपको बहुत मैथ्स में भी जब सीरीज पढ़ोगे तो वहाँ उसका भी यूज है, लेकिन नॉर्मल कैलकुलेशन में भी ये चीज़ काफ़ी बार जब एक चीज़ बहुत छोटी हो कंपेयर टू वन, तो यू ऑलवेज ये but only when and block
एंड बिलोंग्स टू रियल नंबर, कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस फ्रैक्शन। क्वेश्चन को होमवर्क ट्राई करना, अपने क्लास में से बच्चों डिस्कस करेंगे। A solution of ethanol in water is 10% by volume. If the solution and pure ethanol have densities of 0.9866 gram per ml and 0.785 gram per ml respectively, find first percent by weight, second percent weight by volume, percent by volume by weight, molarity, mole fraction of ethanol and water. Answers करना इसको शुरू। नेक्स्ट क्लास हम डिस्कस करेंगे इसे। मतलब ये तो ऐसा क्वेश्चन है कि आपको कुछ चीज दिया हुआ है और जो अदर कंसंट्रेशन है उसको उसी सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट। ये आपके पास एक सॉल्यूशन है तो उसी आप सेम सॉल्यूशन का परसेंटेज बाई मास भी बता सकते हो, परसेंटेज मास बाई वॉल्यूम बता सकते हो, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम बता सकते हो, मोलैरिटी निकाल सकते हो, मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो।
तो ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे बनते भी कि आपको कोई चीज़ दी हुई है और कुछ पैरामीटर्स और दिए हुए हैं, उसकी हेल्प से आपको अदर कंसंट्रेशन को निकालने के लिए आपको। नेक्स्ट क्लास में हम ये क्वेश्चन इसी तरीके के और काफी क्वेश्चन, ठीक है। जाके आज एक बार जो पढ़ा है वो देखना, पर ये इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन इसका इस तरीके का आपका आता ही है। एनईटी में तो पक्का ही आएगा 45 क्वेश्चन में, और जेई मेन में भी चांसेस होते हैं 50-60% चांस होते हैं एक क्वेश्चन बोले उनको लेते हुए